नमस्कार साथियों, जय हिंद। मंजुल करियर पॉइंट से मैं संजय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप लोगों को देखो पता ही होगा कि हमारे इस मंजुल करियर पॉइंट पर आईटीआई के सभी टेस्ट के क्रैश कोर्स चलाए जा चुके हैं ना। तो इसी कड़ी में मैं आपका संजय सर आपके लिए लेकर हाजिर हूं कोपा का क्रैश कोर्स ना। भाई ये हमारी क्लास नंबर 9 होगी ना। और आप लोगों को यह भी याद रखना है कि मैं लगभग 25 क्वेश्चन लेकर के आता हूं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि 25 क्वेश्चंस के बारे में इतना गहराई से बताऊं ये आपके 100 क्वेश्चन के बराबर काम कर जाए ना। तो चले भाई, हम लोग बहुत टाइम को नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, रिबन के किस टैब में आपको नंबर फॉर्मेट का विकल्प मिलेगा। यानी हमारा जो रिबन होगा उसमें हमारे किस टैब में हमें नंबर फॉर्मेट का बच्चा क्या मिलता है, हमें ऑप्शन मिलता है। आपको ये बताना है इसमें से ना किसमें बच्चा मिलता है, आपको ये बताना है। तो आ जाए आप लोग आ जाए ना, आप लोग आ जाए। देखिए इंसर्ट टैब में क्या मिलेगा भाई, इंसर्ट टैब में हमें हमेशा हमारी इमेज ना, पिक्चर्स, ऑडियो वीडियो, चार्ट ना, ये सब चीजें लगाने के लिए मिलेगी। फार्मूला बार में हमें फार्मूला से संबंधित चीजें मिल जाएंगी ना, और डाटा बार में हमें डेटा से संबंधित चीजें मिल जाएंगी। होम टैब में हमें क्या मिलेगा भाई, होम टैब में हमें क्या नंबर फॉर्मेट से संबंधित चीजें मिलेंगी। किसमें मिलेंगी भाई, हमें ये मिलेंगी होम टैब में। इसमें मिलेंगी होम टैब में। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन आएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है सम डिफॉल्ट। देखिए यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आराम से पढ़ने होंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होंगे, आज के बड़े होंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सम डिफॉल्ट रूप से प्योर टेबल में वैल्यूज पर लागू होता है ना। मतलब कि सम डिफॉल्ट रूप से लागू होता है और इसे कैसे बदल सकता है ताकि वैल्यूज को स्वचालित रूप से गिना जाए या योग ना किया जाए। थोड़ा इसके बाद इंग्लिश देख लें। द सम फंक्शन इज सम यानी योग वाला भाई ना, इज अप्लाइड टू वैल्यूज इन द प्योर टेबल बाय डिफॉल्ट। यानी सम फंक्शन क्या करना है, प्योर टेबल में क्या करना है भाई, अप्लाई करना है ना। और क्या बाय डिफॉल्ट होगी ना, हाउ कैन आई चेंज दिस सो दैट वैल्यू आर ऑटोमेटिकली काउंटेड एंड नॉट क्या सम ऑटोमेटिक काउंट हो जाए बिना सम किए। चले आ जाए भाई, हमारा पहला आया प्योर टेबल में काउंट शब्द बराबर काउंट लगा देंगे ना भाई। काउंट जब हम लगाते हैं तो इसमें केवल नंबर वाली चीजें आती हैं ना, इसको भी हम रोक देंगे। आगे आ जाए, आगे हमारा क्या आता है, प्योर टेबल में वैल्यूज के स्वरूप को स्वचालित नंबर्स में बदलना। यानी जो हमारा वैल्यूज का रूप होता है, जो हमारी वैल्यू होती है उनको स्वचालित नंबर के रूप में बदलना। चलो ना, अभी तो मैं ये भी गलत लग रहा है। अगला हमारा कैलकुलेशन ग्रुप में समराइज वैल्यूज को गणना में बदलें। जो हमारा कैलकुलेशन ग्रुप होता है उसमें जो हमारी वैल्यू समराइज की गई है उसको गणना में बदलें। आगे काउंट करने के लिए प्योर टेबल के मानों के रूप बदलें। भाई इसमें सबसे बेटर ऑप्शन हमें है हमारा सी नंबर। यदि हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ग्रुप में समराइज वैल्यू की गणना में बदल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा ना। चले भाई आगे हम लोग, इसमें ऑटोमेटिक बोल रहे हैं ना, स्वचालित रूप से गिना जाए ना कि योग से। यह तो योग से आता ना। चले आगे आ जाए। आगे कह रहा है किस टाइप के तहत और किस फंक्शन ग्रुप में आपको प्योर टेबल डालने का विकल्प मिलेगा। यानी इनमें से किस चीज में हम क्या करते हैं भाई, प्योर टेबल को डाल सकते हैं। अब पहला है अंडर द फार्मूला टाइप। भाई फार्मूला टाइप में तो हमें आएगा नहीं बच्चों, आपको याद रखना है फार्मूला वाले में फार्मूला जाते हैं ना। दूसरा है अंडर द इंसर्ट टाइप ना, इन टेबल्स ग्रुप
अगला है इन द डेटा ग्रुप इन द प्योर टेबल्स ग्रुप। नहीं भाई, डेटा चीज भी नहीं आएगी, डेटा से गलत होगा, फार्मूला से गलत होगा। अगला है डेटा ग्रुप ना, डेटा में भाई साहब इंसर्टिंग वगैरह चीजें आती हैं, ना कि यह आता है सॉरी डेटा में जैसे सॉर्टिंग फिल्टरिंग ये सब चीजें आती हैं, ना कि ये आता है फार्मूला में फार्मूला आ जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अंडर द इंसर्ट टाइप इन द ना टेबल्स ग्रुप, यानी हम इंसर्ट जाएंगे, इंसर्ट के बाद में क्या करेंगे, इंसर्ट क्या करेंगे भाई, इंसर्ट के बाद जाएंगे टेबल ग्रुप में। इसके बाद में हम लोग जाएंगे बच्चा, किसमें जाएंगे ना, हम लोग जाएंगे काउंटेबल थी प्योर टेबल ना, PIOT टेबल ना, टेबल। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपको यह याद रखना है, मैं कई बार और भी करा चुका हूं। आगे आएंगे, आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कौन सा फंक्शन एक सेल को संदर्भित करता है, कौन सा फंक्शन है जो किसी सेल को संदर्भित करता है जो सेल के खिलाफ दूसरी रो या कॉलम के मानों से मेल खाता है और इस प्रकार संबंधित रो और कॉलम ना क्या करता है, रिजल्ट प्राप्त करता है, यानी मेल खाता है। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, जो चेक करता है कि कौन सा हमारा बच्चों मेल खा रहा है और फिर उन्हीं को क्या करता है, लाता है। यानी कि वह सेम चीजें जब खोजे ना, जब क्या करे भाई, डेटा का मिलान करके लाए ना, डेटा को ना मिलान करके लाने का काम कौन करता है, मिलान करके लाने का काम ना, मिलान करके ना लाता है, क्या लाता है, हमारा क्या लाता है भाई, यह हमारा लाता है लुकअप। सम क्या करता है, सम करता है जोड़ने का काम। इफ क्या करता है, जब कोई शर्त लगी हो। काउंट क्या करता है, नंबर वाली चीजों को जोड़ने का काम करता है। लुकअप भी करता है जो आसपास जाग करके ना लाता है। यह भी हमारा दो प्रकार का, एक हॉरिजॉन्टल लुकअप, एक हमारा वर्टिकल लुकअप। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। आगे आ जाए, कह रहा है एक्सेल डाटा मॉडल में डेटा स्टोर किया जाता है, यानी एक्सेल का कौन सा ऐसा डेटा मॉडल है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं छिपे हुए एक्सेल शीट पर। भाई इसमें भी हम कर सकते हैं, हमारी जो एक्सेल शीटें छिपी हुई होती हैं हम उनमें भी भाई डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यह हमारा कोई गलत नहीं है। पावर BI, BI मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस ना, यह एक प्रकार का लाइसेंसिंग का प्रकार होता है ना। क्या होता है भाई, लाइसेंसिंग का प्रकार होता है डेटा मॉडल में एक्सेल के भीतर, इसमें कर सकते हैं हम ना। और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्वर इसमें कर सकते हैं। इनमें से हम बच्चों सभी में क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सेल डेटा मॉडल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इनमें से सभी चीजों में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा सही हुआ इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। आगे आएंगे एक्सेल ना, MS एक्सेल शुरू करते समय माइक्रो को स्वचालित, माइक्रोज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं ना, स्वचालित रूप से चलाने के लिए कैसे प्रबंधित करेंगे, यानी हमारा माइक्रो स्वचालित रूप से चले इसके लिए हम कैसे प्रबंधित करते हैं। सबसे पहले ESC से नहीं करेंगे ना तो हम ऑल्ट से करेंगे ना कंट्रोल से। हम इसमें से प्रयोग करते हैं शिफ्ट का। मैं एक बार और करा चुका हूं, होल्ड डाउन द शिफ्ट की ड्यूरिंग स्टार्टअप, यानी स्टार्ट करते समय हमको शिफ्ट की बटन का दबा के रखना है ना, दबाए रखना है ना। यही हमारा होता है माइक्रो स्वचालित रूप से चलाने के लिए ना। चले भाई ना, हम किसी पाई चार्ट में श्रेणी लेवल और अन्य लेवल में श्रृंखला के नाम के अनुसार के अनुरूप कैसे हो सकता है, नाम के अनुरूप, श्रृंखला के नाम के अनुरूप कैसे हो सकते हैं हम किसी पाई चार्ट में। चले भाई, श्रृंखला के नाम के अनुरूप यानी श्रृंखला में, सीरीज में कैसे हो सकते हैं। थोड़ा हम इसकी इंग्लिश में पढ़ लिया करेंगे ना। इंग्लिश हमारी क्या आती है, हाउ कैन वी ना corresponding to the category labels in the pie chart and series name
इन अदर चार्ट ना। एक हमारा होता है भाई प्लॉट एरिया, एक हमारा होता है लीजेंड एरिया, एक हमारा होता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में हमारी जो लाइंस वाला होता है, ग्रिड वाली रेखाएं, ग्रिड रेखाएं होती हैं। स्लाइड्स में जो हमारा पाई चार्ट होता है उनको जब हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, ये हमारा सब स्लाइड्स आता है ना। और लेकिन श्रृंखला वगैरह वाला, अच्छा प्लॉट एरिया क्या होता है भाई? प्लॉट एरिया किसी को पता है कि हमारा प्लॉट एरिया क्या होता है? या चार्ट के भीतर का अंदरूनी भाग होता है, जो चार्ट के भीतर होता है। इसमें हमारा सही होगा लीजेंड, यानी जो हमारा लीजेंड होगा उसके माध्यम से हम ना सीरीज के नेम वगैरह चीजें कर सकेंगे, पाई चार्ट और सीरीज के नेम वगैरह की चीजें कर सकेंगे। इसमें हमारा सही होगा लीजेंड्स। क्या होगा भाई? लीजेंड सही होगा ना। यह चीजें मैं आपको बता रखा हूं पहले से भी। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा ना, अगला हमारा क्वेश्चन आएगा सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए फार्मूला के किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? भाई आपको बताना है एब्सोल्यूट बताने के लिए फार्मूला के किस सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने किया A1 ना, ये हमारा बताता है रिलेशन, ये हमारा बताता है रिलेशन ना। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो यदि हम कर दें ना 1, तो यह हमारा बताएगा एब्सोल्यूट। तो भाई डॉलर सिंबल का हम प्रयोग करते हैं सेल को एब्सोल्यूट वगैरह करने के लिए, तो भाई इसमें हमारा डॉलर आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब हम बार चार्ट में वैल्यू दिखाना चाहते हैं बच्चों, जब हम बार चार्ट में वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो कंडीशन फॉर्मेटिंग ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? यानी कंडीशन फॉर्मेटिंग के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले हमारा ऑप्शन है कलर स्केल, दूसरा हमारा है डाटा स्केल, तीसरा हमारा है बच्चों आइकन सेट, चौथा है टॉप सेट। चले जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। चले भाई चले ना, जब हम सेल के अंदर क्या करेंगे, बार चार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह हमारा होगा, क्या होगा भाई? डेटा बार ना। इसमें हम क्या करते हैं, सेल के अंदर बार चार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं ना। डाटा बार में, कलर बार में जब हम कलर से दिखाएं, आइकन्स में जब हम कोई आइकन बनाएं किसी सेल के अंदर, वह हमारा होता है आइकन बार ना। आइकन बार कलर्स में जब हम कलर कर दें, कलरिंग कर दें ना, वह हमारा होता है कलर स्केल्स। लेकिन इसमें हम क्या होगा, जब हम सेल के अंदर क्या करेंगे भाई, कंडीशन फॉर्मेटिंग करके क्या करेंगे ना। चलो वैल्यू दिखाने का काम कौन करता है भाई ना? चार्ट बार वाला ना डेटा बार ही करता है, डेटा बार ही करता है बच्चों। कोई आपको समस्या हुआ करे तो आप लोग कमेंट कर दिया करेंगे सर यहाँ पर ये समस्या आ रही है ना, सेल के अंदर बार दिखाएगा। चलें आगे चलें भाई, गर्मी काफी है, लाइट भी नहीं है। चले बेहद शानदार क्वेश्चन आया, इसके लिए सही सूत्र क्या है ना। हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो, लेकिन बता दूं ये लिखा है सब्जेक्ट, ये थ्योरी ना, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये प्रैक्टिकल, ये ING अच्छा ड्राइंग, और ये हमारा वी कॉल ना। आ जाए भाई, ये हमारा क्या दिया गया है, ये हमारी दी गई हैं क्या कॉलम्स ना। ये हमारी एक कॉलम 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6 ये हमारी कॉलम्स दी गई है बच्चा, ये हमारी कॉलम्स दी गई हैं और ये हमारी रो दी गई है। अब बोला इसके लिए सही फार्मूला क्या है, A4 के लिए सबसे पहले आप लोग देखें कि हमारा वी कॉइल इधर देख रहा है और इधर देख रहा है दोनों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लुकअप कर रहा है। फार्मूला से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मारेंगे, फार्मूला से हम हॉरिजॉन्टल मारेंगे बच्चा। आगे A4 ना, ये हमारा एक कॉलम है, इसकी हमारी चौथी पंक्ति है, ये भी हमारा हो जाएगा। लेकिन हमारा ले कहां से रहा है, पहले कॉलम की पहली पंक्ति से ले रहा है, हमारा यह भी हो जाएगा।
अब हमारा ये जा कहाँ रहा है भाई, हमारा ये जा कहाँ से रहा है, डब्ल्यू कैल कहाँ से ला रहा है, ला रहा है हमारी पहली से ना, हमारी पहली से भाई ये हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर ना दूसरी रो भी ला रहा है, दूसरी रो कामा दूसरी रो ना फॉल्स। जब सेम चीज कहीं से ढूंढ करके लाए ना, जब सेम चीज को ढूंढने की कोशिश करे वह हमारा हमेशा फॉल्स ही होगा ना। जब अलग चीज ढूंढे ना, जब अलग चीज ढूंढने की कोशिश करे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन जब सेम चीज लाने की कोशिश करे तो वह हमारा बच्चा होता है फॉल्स। देखिए ये फार्मूलाज वगैरह आपको बहुत कायदे से बताने पड़ेंगे ना भाई, इसके फार्मूले होते हैं, इसके सूत्र होते हैं ना, इसके बारे में आप लोगों को बेसिक क्लासें लेनी ही पड़ेंगी। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक समझ के लिए इसके माध्यम से बता दिया ना, इसके माध्यम से बता दिया। अब आप लोगों को इसमें ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, ज्यादा डाउट इसमें नहीं होना चाहिए ना। चले आगे आ सकते हैं हम लोग भाई, हम लोग आगे आ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फिर से बेहद शानदार क्वेश्चन आया, कह रहा है आप पावर क्वेरी में, आप पावर क्वेरी में ना डेट, हमने कोई डेट दे दी है, हम टाइमिंग दे रखे, प्रारूप को क्या करेंगे, केवल डेट में बदलने के लिए क्या करेंगे, जब हम पावर क्वेरी में जाएंगे यदि हमको केवल डेट लाना है तो हम जब केवल डेट डाल करके कमांड कर देंगे तो टाइम का प्रारूप अपने आप हट जाएगा। यदि हम टाइम डाल करते तो डेट का हट जाता ना, लेकिन हमको लाना है डेट तो हम केवल डेट डालेंगे तो टाइम अपने आप हट जाएगा, केवल डेट आएगा ना, केवल डेट आएगा। तो आपको इसमें करना है डेट का। आगे आ जाए, कौन सा फंक्शन किसी टेबल या रेंज के भीतर ना वैल्यू या ना भीतर वैल्यू का संदर्भ देता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, टेबल या रेंज के भीतर वैल्यू का संदर्भ बच्चा कौन सा देता है, आपको यह बताना है इनमें से कौन सा है। इफ देता है शर्त वाली चीजों का, सम देता है योग का ना, और काउंट देता है नंबर वाली चीजों के योग का ना। इंडेक्स ही हमारा होता है जो क्या करता है, टेबल रेंज के भीतर वैल्यू के संदर्भ में देता है। यदि आपको बाकी तीन ऑप्शन पता है तो आप लोग इसको एकदम आसानी से कर लेंगे। चले फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे आते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन थोड़ा बिगड़ता हुआ छात्रों ने अपनी परीक्षा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, छात्रों ने अपनी परीक्षा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, यह इंगित करने के लिए कलर सेल्स को कैसे जोड़ा जाए ना। जो हमारी भाई देखिए कलर सेल्स हमारा दिया गया है तो भाई डेटा तो हमें, डेटा बार कहीं है नहीं ना, हमारा कहीं क्या आइकन्स है ना, हमारे कहीं फॉर्मेटिंग है। आई कलर शीट्स को कैसे जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए हम इसमें बोल दें जितने भी हरे कलर के हैं सब बच्चे अच्छे अंक वाले हैं, जितने रेड कलर के हैं सभी बच्चे खराब वाले हैं। मतलब जब हम किसी एक कलर शीट्स को अच्छा मान करके चलेंगे तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आएगा, लेकिन कलर्स की बात कर रहा है तो हमारा कलर स्केल ही आएगा। हमारा क्या आएगा भाई, कलर स्केल ही आएगा। तो आप लोगों को इसमें डाउट नहीं होना है, आप लोग क्वेश्चन को पहले सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है और फिर अपने डाउट्स को आगे देना है ना। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन हमारा होता है एकदम हलवा, लेकिन हम लोग उसको देख करके डर जाते हैं। तो भाई यह आपका हो गया। आगे हम लोग आपको क्वेश्चन बताएं, चलें अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में करंट सिलेक्शन या एक्टिव सेल का पता दिखाता है। देखिए यह इसे पता कौन सा दिखाएगा ना, छोटा क्वेश्चन है, फार्मूला दिखाएगा ये ना, लेकिन फार्मूला बार के जस्ट बगल में होगा नेम बॉक्स ना, नेम बॉक्स। जब इसमें हम क्लिक करेंगे तो फार्मूला दिखाएगा, लेकिन इसके जस्ट बाईं ओर, इसके जस्ट बाईं ओर ना, बाईं ओर हमारा होता है नेम बॉक्स, जो
क्या करते हैं हम जब हम सिलेक्शन करते हैं या एक्टिव सेल करते हैं उनका पता दिखाता है, उसका पता दिखाता है। कॉलम हेडिंग ना, कॉलम हेडिंग्स जो कॉलम की हेडिंग्स होती हैं ABCD ये दिखाता है, रो वाली जो नंबरिंग होती है ये दिखाता है, लेकिन फार्मूला वाला दिखाता है किसी सेल के अंदर का फार्मूला, लेकिन नेम बॉक्स हमारा दिखाता है क्या, करंट सिलेक्शन या एक्टिव सेल। तो भाई आप लोगों के क्वेश्चन हो चुके ना। अगला क्वेश्चन आएंगे हम, देखिए बेहद शानदार क्वेश्चन होगा, बेहद शानदार क्वेश्चन होगा। एब्सोल्यूट का प्रयोग किया गया है। एब्सोल्यूट किसी वैल्यू को लॉक करने का काम करता है, आपको यह चीज ध्यान देनी है। आगे हम क्वेश्चन में आएंगे, यदि C5 सेल बोल रहा है, C5 सेल में सूत्र इक्वल एब्सोल्यूट B ना एब्सोल्यूट 1 ना C1 शामिल है, C1 शामिल है तो C6 में क्या होगा, C1 शामिल है, C1 शामिल है तो C6 में क्या होगा। तो भाई C6 में क्या होगा, पहले हमारी एब्सोल्यूट वाली वैल्यू सेम ही लॉक रहेगी, एब्सोल्यूट की हमारी वैल्यू सेम ही लॉक रहेगी भाई ना, एब्सोल्यूट की हमारी वैल्यू सेम ही लॉक रहेगी, प्लस ना हमारी जो पंक्ति हमारी जो रो है वह हमारी एक आगे बढ़ेगी, हमारी C5 से बच्चा C5 से C6 जा रहा है, C5 से बच्चा C6 जा रहा है। तो होना क्या चाहिए कि हमारी जो रो है वह एक बढ़ेगी ना, एक बढ़ेगी तो C1 वाला था तो C2 आ जाएगा, हमारा जो इससे मैच कर जाएगा वही सही होगा। हमारा मैच किया ऑप्शन नंबर C, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। चले आगे आएंगे, प्री वायर BI एडाप्टेशन का डेटा लिमिट ना क्या पॉइंट ऑफ कंप्राइजमेंट है, इसमें मतलब कि कौन सा है, फ्री वायर BI। देखिए यह एक प्रकार का लाइसेंसिंग का तरीका है, लाइसेंसिंग का तरीका होता है यह 3 प्रकार से होते हैं। BI का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस ना, और फ्री वायर की बात कर रहा है। मैं आपको एक इमेज के माध्यम से बताऊंगा, आप लोग इससे समझेंगे। जब फ्री ना क्या फ्री वाला पावर BI बोल रहा है तो इसमें 1 GB हो जाएगा, बस शेयरिंग उपलब्ध नहीं होती है, पर्सनल यूज के लिए होता है, कुल स्टोरेज 10 GB होती है ना। जब प्रो की बात करेगा तो 1 GB लिमिट ही होगी और शेयर ना वर्क स्पेस उपलब्ध होता है, और क्या होता है 10 GB प्रति यूजर होता है। और जब प्रीमियम की बात करेगा तो यह बात करेगा 10 GB से 100 GB, इसकी लिमिट 100 TB तक उपलब्ध होता है इंटरप्राइजेज यूजेज के लिए। अच्छा यह किस कंपनी का है, यह है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है ना। यह किसका होता है भाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है। अच्छा यह होता क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए MS एक्सेल के 3 फीचर होते हैं ना क्या पावर ना क्यूरी पावर प्योर ना, और पावर व्यू इनको मिला करके इन्होंने क्या किया, जब देखा कि हमारा MS एक्सेल बढ़िया अच्छे से वर्क कर रहा है तो इन फीचर्स को मिला करके एक अपना लाइसेंसिंग का तरीका ले आए ना। इसको हम बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस ना, और यह हमारा MS एक्सेल में पाया जाएगा, MS एक्सेल में बच्चों पाया जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्री वायर वाले का 1 GB प्रति क्लाइंट, 1 GB प्रति क्लाइंट होता है ना, 1 GB प्रति क्लाइंट होता है। यह मैंने आपको बता दिया। हमारा अगला क्वेश्चन आया ना, बता दूं मैं आपको, यह क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा था मुझे, ना लॉन्गिट्यूड और एक हमारा क्या होता है लैटिट्यूड ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया, आगे आएंगे भाई। हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि पावर BI में भौगोलिक क्षेत्र में सूचना की
मैपिंग से क्वेश्चन है के लिए निम्न में से कौन सा डेटा श्रेणी का उपयोग किया जाता है। इसमें से आपका यही सही होगा। हम अक्षांश और देशांतर के साथ तो मैपिंग करते हैं भाई, तो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर के साथ में जैसे एग्जांपल के लिए दिया गया है। तो मैपिंग में हमारा यही प्रयोग होता है। आप लोगों को इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, हमारा कोई भी मैप हो अक्षांश और देशांतर के साथ ही हमें मिलता है ना। एकदम आसान क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन गलत था, उसको मैंने सही कर दिया। पीरियोड टेबल बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है भाई, पीरियोड टेबल जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो एक हमारा कह रहा है डेटा बनाए या चुने इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। भाई डेटा बनाए या चुन ले, इसका हमें विश्लेषण करना है। दूसरा कह रहा है कि इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और एक पीरियोड टेबल डालना। इंसर्ट टैब में क्लिक करके हम पीरियोड टेबल लाते तो हैं, लेकिन आगे बढ़ लें डेटा का विश्लेषण करने के लिए किन क्षेत्रों ना कॉलम और रो का उपयोग करना, यह निर्णायक करना। भाई सबसे पहले हम क्या करें, जब हम डेटा को बनाएंगे और चुनेंगे जिसका हमें क्या विश्लेषण करने में आवश्यकता है, उसके बाद ही तो हम टेबल बनाएंगे ना। तो भाई इसमें हमारा ये सही होगा। कहीं कहीं बार आपको भी मिल जाएगा मानता हूं, लेकिन ये दोनों में से दिया गया है तो हमें एक को चुनना है। ये हमारा सबसे बेटर ऑप्शन होगा। बिना डेटा को बनाए क्या आप लोग अच्छा बिना अपने घर के बारे में कुछ सोचे कि हमें अपना घर कैसा बनवाना है, क्या आप लोग सीधा नहीं खुदवा देंगे? नहीं ना, पहले आप उसका मैप बनवाते हैं ना भाई, यहाँ हमारा यहाँ ये होगा ना। तो भाई वही चीज इसमें भी है, वही चीज इसमें भी है। आगे आ जाए, आगे हमारा पावर बीआई का प्रिंसिपल अराइवल पर निर्भर करता है। मैंने बताया था आपको अभी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ना के ही तीन फीचर थे, पावर क्वेरी ना, पावर व्यू, और तीसरा हमारा फीचर क्या था, पावर क्वेरी, पावर व्यू और पावर पिवोट। यही हमारे 3 फीचर थे ना। और यह हमारे किसके लिए है भाई, यह हमारे सब एमएस एक्सेल के लिए है, एमएस एक्सेल के लिए है। चले भाई आगे आएंगे हम लोग। यह तो हमारा हो गया। अगला हमारा क्या कहता है, बोलता है कि A1 बराबर ना B1 ना C1 C2 में यदि, तो C2 क्या होगा। देखिए इसका एक फार्मूला होता है बच्चा, इफ यदि की बात करें तो इफ इसका क्या होता है, जो हमारी शर्त हमारा दिया होता है, फिर हमारा सही होने पर परिणाम दिया होता है, सही होने पर परिणाम दिया होता है ना, कामा ये हमारी शर्त दी गई। फिर हमारा ये क्या दिया हो गया है, सही होने पर परिणाम, सही होने पर परिणाम, और फिर हमारा दिया होता है गलत होने पर परिणाम ना, गलत होने पर परिणाम। तो अब क्या कहता है, यदि हमारा A1 बराबर B1 है तो C यानी C1 हमारा, यदि यह दोनों सही हैं, यदि यह दोनों शर्तें सही हैं, यदि यह शर्त सही है तो हमारा C1 आएगा ना, यदि हमारी यह शर्त गलत है तो C2 आएगा। तो C2 का परिणाम क्या होगा, C2 का परिणाम क्या होना चाहिए भाई, कि यह दोनों हमारी शर्तें A1 माइनस B1 इज, अब कि A1 B1 इक्वल टू नहीं है C1 के। भाई यदि यह दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी ना, डज नॉट इक्वल टू, सॉरी बराबर नहीं होना चाहिए भाई। यह हमारा क्या होएगा बच्चों, बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही होने पर यदि हमारी ये शर्त सही हो गई तो हमारा C1 आ जाएगा, यदि हमारी यह शर्त गलत हो गई, यदि हमारी यह शर्त गलत हो गई तो हमारा C2 आ जाएगा। तो भाई हमारा C2 का परिणाम क्या हो रहा है भाई, तो हमारा C2 का परिणाम क्या हो जाएगा कि ये दोनों हमारी गलत हैं, तभी तो हमारा C2 आएगा। तो A डज नॉट इक्वल टू B ना, A
बी के बराबर नहीं है ना, बी के बराबर नहीं है, आपको यह नोट कर लेना है ना। चले आगे आएंगे, हमारा कौन सा फॉर्मेट ना, हमारा कौन सा फॉर्मेट ना 32 ना 500 है ना को इसमें 32.5 के रूप में डिफॉल्ट करता है। मैं आपको बता दूं, जब यह फॉर्मेटिंग की बात आएगी ना, तो जिसमें हमारा एक कामा होगा तो वह हमारे दिए गए मान को 1000 से डिविजिबल करेगा, भाग करेगा। जब हमारा 2 कामा होगा ना तो 1000 ना, और इसमें 1000 और करेंगे ना, 1000 गुणे 1000 तो ये हमारा हो जाएगा 10 मिलियन हो जाएगा। क्यों भाई, 10 मिलियन तो होगा ना, अगले 3 होंगे ना, तो फिर इसमें और 3 जीरो बढ़ा दो। तो इस हिसाब से इसमें यदि हम भाग दे देंगे ना, इसमें यदि हम भाग दे देंगे किसका 1 2 3 4 5 6 का, तो हम दशमलव यहां लग जाएगा ना, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डबल कामा बराबर ना 1000 हजार, ठीक है, 1000 हजार, फर्स्ट कामा, सेकंड कामा, ट्रिपल कामा, ऐसा कुछ भी आए आपको इसके माध्यम से याद रखना है। डेटा का सिंगल ना, डेटा का सिंगल सीरीज के लिए किस प्रकार का चार्ट अच्छा है, यानी कौन सा चार्ट अच्छा होता है जो डेटा की सिंगल सीरीज के लिए प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और कौन चार्ट। चले आप लोग जल्दी से इसका आंसर करके बताएं भाई साहब कि हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं ना। जब भाई साहब कहीं पर सेम तरह की चीजें आएंगी, सेम हिस्सेदारी आएगी ना, वहां पर हम पाई चार्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें अलग संबंध नहीं आ सकते हैं। इसमें हम जैसे हमारा जो आता है हिस्सेदारी वाला, यानी रेशियो वाली चीजें, हमारी परसेंटेज वाली चीजें, इन सब चीजें इसी में आएंगी ना। थोड़ा लाइट की दिक्कत होने की वजह से थोड़ा फास्ट चलेंगे अब ना, तो हमें पूरी क्लास को करना ही है ना। चले भाई आगे आ जाएंगे, आगे भी बेहद शानदार क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें, हमारा जो स्क्रीनशॉट दिया गया है आप लोग इसका अध्ययन करें ना। इसमें लिखा है प्योर टेबल ना, और ऑप्शन और डिजाइन। नीले घेरे वाले टैब को समान रूप से दिखाई नहीं देते, नीले घेरे वाला जो टैब है वह समान रूप से दिखाई नहीं देता। इन टैब और इनमें शामिल कार्यों तक पहुंचने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। चले भाई हम लोग पढ़ लें ना। हमारा कहता है इन्हें कंसेप्चुअल टैब कहा जाता है। देखिए कंसेप्चुअल टैब होते हैं जो दिखते नहीं है ना, कंसेप्चुअल टैब भी होते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए पीरियड टेबल में कहीं भी क्लिक करें। दूसरा, इन्हें कंसेप्चुअल टैब कहा जाता है, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए रिबन पर पीरियड टेबल पर जाए, गलत बात ना। तीसरा, इन्हें पीरियड टेबल टूल्स कहा जाता है, पीरियड टेबल टूल्स कहा जाता है। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए टेबल समूह नहीं, जो हमारे पीरियड टेबल चीजें होंगी उसके लिए हमें रिबन में जाना पड़ेगा ना, हमें रिबन में जाना पड़ेगा बच्चों ना। चले रिबन में जाना पड़ेगा। पीरियड टेबल टूल्स कहा जाता है, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए माउस के रिबन समान टाइप नहीं, सॉरी, अच्छा हमें इस चीज को बोल रहा है। यह चीज हमारी कैसी है, यह चीज हमारी कंसेप्चुअल ना, कंटेक्चुअल टैब कहा जाता है। और इनको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग कहीं पर भी क्या कर लेंगे, पीरियड टेबल में हम लोग कहीं पर भी टच कर लें, कहीं पर भी टच कर लें, ये हमें दिखाई दे जाएगी। और हम जब पीरियड टेबल के बाहर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक यह गायब हो जाएगी, ऑटोमेटिक यह गायब हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है एक कैलेंडर टेबल में ना डॉट से बनाई जा सकती है। देखिए हमारा कोई भी कैलेंडर टेबल हो ना, उसमें क्या हो सकता है, या तो पावर क्वेरी या फिर पीरियड क्वेरी, दोनों के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। आपको याद रखना है, एक कैलेंडर को हम लोग डेटा टेबल भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग या तो हमारी पावर के क्वेरी या फिर पीरियड क्वेरी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा लाइट की समस्या की वजह से हमें एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ा, आप लोग इसका आंसर दे देंगे ना भाई। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जुड़े रहें, बने रहें मंजूर करियर पॉइंट के साथ। नमस्कार।